WIPO विपो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इसे हिंदी में आप लोग विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के नाम से जानते हैं। और मैं आप लोगों से हमेशा कह रहा हूँ कि इस तरह के जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं उनके बारे में एक सामान्य जानकारी अपने पास जरूर रखिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में हर साल क्वेश्चंस इस तरह के संगठनों से पूछे जाते हैं। चाहे वो आपका सिविल सर्विस का एग्जाम हो, स्टेट पीसीएस का एग्जाम हो, स्टेट पीसीएस में आपका एमपीपीएससी, बिहार पीसीएस, छत्तीसगढ़, राजस्थान, यूपी पीसीएस हो, चाहे वनडे एग्जाम हो, एसएससी, बैंक, रेलवे के तमाम एग्जाम होते रहते हैं ना, शिक्षक भर्तियां होती रहती हैं, पुलिस कांस्टेबल, एसआई, दरोगा के लिए होते रहते हैं। सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहते हैं। और मैं ये भी तो कह रहा हूँ आप लोगों से कि आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके कम से कम 4 से 5 साल पुराने क्वेश्चंस पेपर और सिलेबस उठा के देख लिया करिएगा। आप लोगों को मालूम चल जाएगा कहाँ से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो आज हम लोग विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के बारे में एक सामान्य जानकारी देखने वाले हैं। इसकी स्थापना की बात करें तो 14 जुलाई 1967 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर आप लोगों को जेनेवा, स्विट्जरलैंड में देखने को मिलेगा। देखिए हमारी प्यारी पृथ्वी है, इसमें आप देखिए एशिया में हमारा प्यारा भारत है। और जेनेवा आप लोग जाएंगे तो यूरोप में आप लोगों को स्विट्जरलैंड देखने को मिलेगा, और यहीं आपको स्विट्जरलैंड में जेनेवा देखने को मिल जाएगा। 193 सदस्य हैं इसके। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के कितने सदस्य हैं? 193 सदस्य हैं, ये भी याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग विफो के बारे में जान लेते हैं, एक सामान्य जानकारी देख लेते हैं। तो विफो का पूरा नाम वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन है, और यह संयुक्त राष्ट्र की सबसे पुरानी एजेंसियों में से एक है। संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशंस की बात कर रहा हूँ, जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा संयुक्त राष्ट्र का। इसका गठन 1967 में रचनात्मक गतिविधियों को प्रोत्साहन करने और विश्व बौद्धिक संपदा संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। इसके तहत आप देखिए 26 अंतर्राष्ट्रीय संधियां आती हैं, और जैसा कि आपको बताया इसका हेडक्वार्टर जेनेवा, स्विट्जरलैंड में देखने को मिलेगा। प्रत्येक वर्ष 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस भी मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देश इसके सदस्य बन सकते हैं, लेकिन यह बाध्यकारी नहीं है, ये भी याद रखिएगा। वर्ष 1975 में विपो सदस्य बना था। भारत 1975 में विपो का सदस्य बना था, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का। यही फैक्ट आपको याद रखना है, नोट कर लेना है। बौद्धिक संपदा तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आईपी बौद्धिक संपदा संपत्ति की एक श्रेणी है जिसमें मानव बुद्धि की अमूर्त संरचनाएं, मुख्य रूप से कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क शामिल है। और इसमें अन्य प्रकार के अधिकार भी शामिल हैं, जैसे व्यापार रहस्य, प्रचार अधिकार, नैतिक अधिकार और अनुचित प्रतिस्पर्धा के खिलाफ अधिकार। विफो की वर्तमान सदस्यता की बात करें तो इसमें 193 सदस्य हैं, और संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देश विफो के जैसी विशिष्ट एजेंसी के सदस्य बनने के हकदार हैं, लेकिन हालांकि वे बाध्य नहीं है। इनके बारे में जरूर याद रखा करिए, कई बार क्वेश्चंस पूछ लेता है इस तरह का। क्या यूएन के सदस्य बन सकते हैं विफो के सदस्य? क्या बाध्यकारी है या बाध्य नहीं है? 190 संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों के साथ कुक आइलैंड्स, हॉलीसी और न्यू विफो के सदस्य हैं। फिलिस्तीन को स्थायी पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है। और इसके अलावा 281 गैर सरकारी संगठन, 47 अंतर सरकारी संगठन, 17 संयुक्त राष्ट्र संगठनों की प्रणाली और 10 आईपी संगठनों को विफो की बैठकों में आधिकारिक पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है। और 1975 में जैसा कि आपको बताया ना कि भारत इसका सदस्य बना था। ये आपसे पूछ लेगा कि भारत कब सदस्य बना था विफो का, तो 1975 में। अगर हम लोग विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के इतिहास की बात करें तो औद्योगिक संपदा के संरक्षण के लिए पेरिस अभिसमय 1883 में विभिन्न देशों में बौद्धिक कार्यों के संरक्षण के लिए पहला कदम, जिसमें ट्रेडमार्क, औद्योगिक डिजाइन, आविष्कार के पेटेंट शामिल थे। साहित्यिक और कलात्मक कार्यों के संरक्षण के लिए बने अभिसमय 1886, और इसमें उपन्यास, लघु कथाएं, नाटक, गाने, ओपेरा, संगीत, ड्राइंग, पेंटिंग, मूर्तिकला, वास्तुकला कृतियां शामिल थी। मैड्रिड समझौता 1891, ये पूछ लेगा मैड्रिड समझौता कब हुआ था? मैड्रिड 1891 में। यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा फाइलिंग सेवा की शुरुआत हुई। BIRPI यानी कि यूनाइटेड इंटरनेशनल ब्यूरोक्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी,
WIRPI की स्थापना 1893 में। बौद्धिक क्षमता संरक्षण हेतु पेरिस और वर्ण अभिसमय पर अमल करने के लिए की गई 2 सचिवालयों को मिलाकर BIRPI की स्थापना हुई थी। BIRPI बना विप्पो 1970 में। सदस्य देशों का नेतृत्व करने वाले एक अंतर सरकारी संगठन के रूप में विप्पो की स्थापना की गई। UN में शामिल हुआ विप्पो 1974 में। विप्पो ने 1974 से संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी के तौर पर काम करना शुरू किया। पेटेंट कोऑपरेशन ट्रेटी सिस्टम की शुरुआत 1978। इस संधि के तहत एक अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट आवेदन दाखिल कर एक साथ कई देशों में आविष्कार के संरक्षण का प्रयास किया जा सकता है। मध्यस्थता केंद्र की स्थापना 1994। यह केंद्र निजी पक्षों के बीच अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक विवादों को हल करने में सहायता के लिए वैकल्पिक विवाद समाधान सेवाएं प्रदान करता है। विप्पो के कार्य की बात करें तो आप देखेंगे हर पल बदलती दुनिया में संतुलित अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा नियमों को बनाने के लिए यह एक नीतिगत मंच का काम करता है। विभिन्न देशों की सीमाओं के पार बौद्धिक संपदा संरक्षण और विवादों को हल करने के लिए वैश्विक सेवाएं देना भी इसके कार्यों में शामिल है। बौद्धिक संपदा प्रणालियों को आपस में जोड़ने और ज्ञान साझा करने के लिए तकनीकी आधारभूत संरचना बनाना भी विप्पो के जिम्मे है। सभी सदस्य देशों को आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के लिए बौद्धिक संपदा का उपयोग करने में सक्षम बनाने के लिए सहयोग और क्षमता निर्माण कार्यक्रम चलाना है। विप्पो बौद्धिक संपदा की जानकारी के लिए विश्वसनीय वैश्विक संदर्भ स्रोत का काम भी करता है। अगर अब बात करें विप्पो द्वारा प्रशासित अंतर्राष्ट्रीय संधियां और कन्वेंशन जिनका भारत सदस्य है, इसमें औद्योगिक संपत्ति के संरक्षण के लिए पेरिस कन्वेंशन, विश्व बौद्धिक संपदा संरक्षण की स्थापना हेतु कन्वेंशन, साहित्यिक और कलात्मक कार्यों के संरक्षण हेतु वर्ण कन्वेंशन, पेटेंट सहयोग संधि, एकीकृत सर्किट के संबंध में बौद्धिक संपदा पर संधि, ओलंपिक प्रतीक के संरक्षण पर नैरोबी संधि। विप्पो के प्रकाशन देख लीजिए। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, नवाचार के लिए उनकी क्षमता और सफलता के आधार पर देशों की वार्षिक रैंकिंग। इसका प्रकाशन कॉर्नेल विश्वविद्यालय और इनसीड के सहयोग से होता है। इनके बारे में देख चुके हैं, ये मैड्रिड समझौते हो ऊपर जान चुके हैं ना इनके बारे में, तो उन्हीं की बात हो रही है। अब विप्पो के कार्यों की बात करें तो हर पल बदलती दुनिया में संतुलित अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा नियमों को बनाने के लिए यह एक नीतिगत मंच का काम करता है। विभिन्न देशों की सीमाओं के पार बौद्धिक संपदा संरक्षण, विवादों को हल करने के लिए बौद्धिक सेवा देना भी इसके कार्यों में शामिल है। बौद्धिक संपदा प्रणालियों को आपस में जोड़ने और ज्ञान साझा करने के लिए तकनीकी आधारभूत संरचना बनाना भी विप्पो के जिम्मे है। सभी सदस्य देशों को आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास के लिए बौद्धिक संपदा का उपयोग करने में सभी सक्षम बनाने के लिए सहयोग और क्षमता निर्माण कार्यक्रम चलाना है। विप्पो बौद्धिक संपदा की जानकारी के लिए विश्वसनीय वैश्विक संदर्भ स्रोत का काम भी करता है। इसके आप देखिए कि विप्पो की सीमाओं और अपवादों की, तो सीमा और अपवाद को विप्पो के एजेंडे का एक मुद्दा माना जाता है, क्योंकि अधिकार धारकों और सुरक्षित कार्यों को उपयोग करने वालों के हितों के बीच उचित संतुलन बनाए रखने के लिए कॉपीराइट कानून आर्थिक अधिकारों पर कुछ प्रतिबंध लगाते हैं। प्रायः ऐसे मामले होते हैं जिनमें संरक्षित कार्यों का उपयोग अधिकार धारकों की अनुमति के बिना और मुआवजे का भुगतान करके या ना करके किया जा सकता है। देखा यह गया है कि सीमाओं और अपवादों के संबंध में बहस मुख्य रूप से 3 समूहों के लाभार्थियों या गतिविधियों पर केंद्रित रहती है। इसमें शैक्षणिक गतिविधियां, पुस्तकालयों और अभिलेखागारों, विकलांग व्यक्तियों, विशेषकर दृष्टिबाधितों को शामिल किया जाता है। ये आप देखिए, संपत्ति की ऐसी श्रेणी बौद्धिक संपदा कहलाती जिसमें मानव बुद्धि से निर्मित ऐसी रचनाएं शामिल होती हैं जिन्हें छूकर महसूस नहीं किया जा सकता है, और इनमें मुख्य रूप से कॉपीराइट, पेटेंट और ट्रेडमार्क शामिल हैं। इनके अलावा ट्रेड सीक्रेट्स, प्रचार अधिकार, नैतिक अधिकार और अनुचित प्रतिस्पर्धा के खिलाफ अधिकार भी इसमें शामिल हैं। तो इतनी जानकारी आप लोग विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के बारे में याद रखिएगा, और मुझे लगता है कि रखना भी चाहिए। इसके सदस्यों के बारे में, हेडक्वार्टर के बारे में, इसकी स्थापना के बारे में, इसके कार्य क्या हैं उनके बारे में, ये रिपोर्ट कौन सी जारी करता है उसके बारे में होना चाहिए मालूम आपको। इसकी कौन कौन सी संधियां हैं उस पर भी आप लोगों को देखना चाहिए, और खासकर जिस संगठन का भारत सदस्य है उनके बारे में ज़रूर आपको याद रखना है, क्योंकि उससे ज़रूर क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है आपका। ठीक है,
तो इतनी जानकारी आप लोग याद रखिएगा, अगर क्वेश्चंस पूछा जाएगा तो उसका जवाब आप लोग दे पाएंगे।